तो चैप्टर 3 बहुत इजी चैप्टर है, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। तो इसमें लर्निंग के लिए क्या चीजें हैं? टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इक्विटी मार्केट, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेब्ट मार्केट, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स। ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैप्टर 3 से भी 4 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी 4%। तो सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है? सिक्योरिटी मार्केट इनेबल इन्वेस्टर टू डिप्लॉय देयर सरप्लस फंड इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जो इन्वेस्टर होता है अपने सरप्लस फंड को क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। दैट आर प्री डिफाइंड देयर फीचर्स एंड इशू अंडर रेगुलेटरी सुपरविजन। ठीक है। इन मोस्ट केसेस लिक्विड इन द सेकेंडरी मार्केट। तो जो भी सिक्योरिटी जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मोस्टली लिक्विड होना चाहिए, रेगुलेशन उसमें होना चाहिए, और उसके स्पेशल फीचर्स अपने को पहले से पता होने चाहिए। ठीक है। देयर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर इशूड बाय सीकर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स। पहला होता है इक्विटी एंड सेकंड होता है डेब्ट। ठीक है। दो टाइप के सिक्योरिटीज होते हैं जो मोस्टली इन्वेस्टर्स जिसमें पैसे लगाते हैं, या जिनको पैसे की जरूरत होती है, या तो वो इक्विटी के द्वारा या तो डेब्ट के द्वारा पैसे राइज करते हैं मार्केट से। ठीक है। इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज एट नीडेड। ठीक है। इक्विटी में जो कैपिटल कंपनी को मिलती है, इक्विटी कैपिटल, उसको जितना मर्जी चाहे उतने लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। डेब्ट कैपिटल विल हैव टू बी रिटर्न आफ्टर द स्पेसिफाइड। जो डेब्ट होता है या बॉन्ड्स होते हैं उसका एक फिक्स टेन्योर होता है, उस टाइम में आपको रिटर्न करना है। ठीक है। इन्वेस्टर को, इक्विटी इन्वेस्टर डू नॉट एंजॉय एनी फिक्स रिटर्न। इक्विटी में कोई ऐसा फिक्स रिटर्न फिक्स नहीं होता, और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन डेब्ट में क्या होता है? डेब्ट इन्वेस्टर अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है डेब्ट में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, उनको प्रिंसिपल भी, अमाउंट भी मेच्योरिटी में रिटर्न करना होता है। इक्विटी इन्वेस्टर आर ऑनर ऑफ द बिजनेस, डेब्ट इन्वेस्टर आर लेंडर टू द बिजनेस। इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऑनर होते हैं बिजनेस के, और डेब्ट वाले क्या होते हैं? डेब्ट इन्वेस्टर क्या होते हैं? वो लेंडर्स होते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, डेब्ट डू नॉट। ठीक है। रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बिलोंग टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। डेब्ट इन्वेस्टर क्लेम इज रेस्ट्रिक्टेड टू फिक्स पीरियडिक कूपन्स एंड प्रिंसिपल। जो भी प्रॉफिट कंपनीज को होता है वो मैक्सिमम इक्विटी इन्वेस्टर्स का होता है। डेब्ट इन्वेस्टर के पास क्या होता है? उनको जो भी फिक्स रिटर्न, फिक्स कूपन रेट रहता है उतने ही पैसे मिलने हैं, और प्रिंसिपल मिलना है, वो भी मैच्योरिटी में। ड्यू टू दिस फंडामेंटल डिफरेंस इन इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटी, देयर आर सीन एज टू डिस्टिंक्ट असेट्स क्लास बिटवीन विच इन्वेस्टर मेक अ चॉइस। तो इक्विटी क्या होता है? रिप्रेजेंट एज रिस्की लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट दैट कैन शो हाई वोलेटिलिटी इन परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइंग बिजनेस इज परफॉर्म। देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर। ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर का कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता, नो एश्योरेंस भी नहीं मिलती है, रिस्की होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। डेब्ट रिप्रेजेंट अ लोअर रिस्क स्टेडी इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। इट जनरेट अ स्टेडी रेट ऑफ रिटर्न, प्रोवाइड द बिजनेस रिमेन प्रॉफिटेबल एंड डज नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिया है, अब बिजनेस बारो फंड एट 12%, it is able to earn a return of 14% on the asset created by such borrowing. The debt investor receive only 12%. तो जो बिजनेस ने बोरो किया यानी कि डेप्ट वाले को कितना मिलेगा? 12%। लेकिन जो 2% एक्स्ट्रा है वो किसको मिलेगा? इक्विटी इन्वेस्टर्स को। ठीक है। लेकिन सेम अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई
तो भी आपको 12% तो डेप्ट जो बोरोवर है उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है। इक्विटी एंड डेप्ट के बीच में जो चूज करना होता है कि आपको इसमें जाना बेहतर होगा, तो लोअर रिस्क एंड विलिंग टू एक्सेप्ट अ लोअर स्टेबल रिटर्न चूज डेप्ट। जिनको रिस्क कम लेना है और जो लो रिटर्न को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए डेप्ट ठीक है। जिनको हायर रिटर्न चाहिए और जिनको एडिशनल रिस्क लेने की भी क्षमता है, वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी मार्केट, फेस वैल्यू एफवी। एफवी मींस फेस वैल्यू, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर इज नोन एज इट्स फेस वैल्यू। जो शेयर का नॉमिनल प्राइस होता है वो फेस वैल्यू कहलाता है। कभी भी अगर आईपीओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फेस वैल्यू उसका वहां पे अंकित रहता है, 1 से 10 रुपए के बीच होता है। द इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई इट्स फेस वैल्यू। ठीक है। इक्विटी कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो जितना आएगा वो इक्विटी कैपिटल होगा। जैसे 1 लाख शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो टोटल कैप इक्विटी कैपिटल कंपनी का कितना हुआ, 10 लाख। ठीक है। शेयर में भी इशू टू द इन्वेस्टर एट द फेस वैल्यू। अब शेयर इन्वेस्टर को या तो फेस वैल्यू में मिलता है या तो प्राइस हायर हायर प्रीमियम में मिलता है देन द फेस वैल्यू, और प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू तो डिस्काउंट में भी मिलता है। ठीक है। फेस वैल्यू के से अगर ज्यादा हुआ तो प्रीमियम, और फेस वैल्यू से नीचे में अगर आपको मिल रहा है तो लोअर यानी डिस्काउंट में। द फेस वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर डजंट यूजुअली चेंज अनलेस द कंपनी डिसाइडेड टू स्प्लिट एंड कंसोलिडेट। फेस वैल्यू जो कंपनी की होती है वो जनरली चेंज नहीं होती है, या तो अगर स्प्लिट हो जाए या तो कंसोलिडेट हो जाए, जिसको अपन अभी डिटेल में देखेंगे। तो स्प्लिट यानी क्या होता है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर रिड्यूस। अगर कंपनी के फेस वैल्यू रिड्यूस हो गया, जैसे 10 रुपया है तो अभी 1 रुपया हो गया, यानी वो स्प्लिट हुआ। और कॉन्सोलिडेट यानी इंक्रीज हुआ फेस वैल्यू, 10 रुपए था, 1 रुपए था, अब 10 रुपए हो गया। ठीक है। इफ अ इन्वेस्टर होल्ड वन शेयर ऑफ ₹10 फेस वैल्यू, द कंपनी डिसाइडेड टू स्प्लिट इट्स वन शेयर इंटू 5। तो नया फेस वैल्यू क्या हो गया, 2 रुपए, और एक शेयर की जगह इन्वेस्टर को अब कितने शेयर्स हो गए, 5 शेयर्स। इससे कोई इकोनॉमिकल इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है। The face value of share is important for calculating the dividend payable on share. When dividend is mentioned as percentage, the percent is reckoned with regard to the face value. For example, यहाँ पे दिया है कंपनी विथ फेस वैल्यू ऑफ 10 डिक्लेयर 30%। द 30% डिविडेंड लिखा हुआ है, यानी कि जो फेस वैल्यू का 30%, तो कितना हुआ, 3 रुपए। वही इफ अ कंपनी विथ फेस वैल्यू ऑफ 2 डिक्लेयर 30% डिविडेंड, इट्स मीन्स 60 पैसा। ठीक है। तो फेस वैल्यू के अनुसार डिविडेंड पेड होता है परसेंटेज में। ठीक है। लेकिन अभी अभी सेबी ने ये कह दिया है कि आपको जो भी डिविडेंड बताना है वो आप रुपीस टर्म में बताएंगे, ना कि परसेंटेज टर्म में। ठीक है। परसेंट में पहले बताया जाता था, जिससे कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर को कंफ्यूजन भी होता था। ठीक है। इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि परसेंट में है, तो शेयर के फेस वैल्यू के परसेंट में होता था। लेकिन लोगों को कई बार क्या होता है कि फिनेंशियल नॉलेज नहीं होता, तो लोग सोचते हैं शेयर का जो दाम है, मान लीजिए 200 रुपए, उसका 30% क्या डिविडेंड है, ऐसा इस टाइप से भी लोग सोचते हैं। मिसगाइड होते हैं बहुत सारे। इसलिए सेबी ने ये बोला है कि आपको रुपीस टर्म में बताना है डिविडेंड को। फिर होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है। बुक वैल्यू इज द ऑफ अ कंपनी इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। टू कंप्यूट बुक वैल्यू पर शेयर, नेट वर्थ ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर।
अगर आपको बुक वैल्यू जानना है पर शेयर, तो क्या करेंगे, नेटवर्थ ऑफ कंपनी, जितनी नेटवर्थ है कंपनी की उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर थे, तो बुक वैल्यू निकल आए, बुक वैल्यू पर शेयर निकल आएगा। इन सिंपल टर्म, बुक वैल्यू पर शेयर मीन्स theoretical amount of money each share would get in case of company was to wind up। बुक वैल्यू पर शेयर का क्या मतलब होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप करती है तो पर शेयर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, इसको बुक वैल्यू से बताया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट देयर आर प्राइमरली टू थिंग्स, left hand side of balance sheet there are primarily two things, share capital and debt। they the the assets of company are listed in the balance sheet as its book value। जितनी भी assets होती कंपनी की वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लिस्टेड होती है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स में बी डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू एंड इज नेवर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है। जो रियल वैल्यू होती है असेट्स की वो बुक वैल्यू से अलग हो सकती है, क्योंकि आपने उसको अभी सेल नहीं किया, आपने उसकी केवल वैल्यू निकाल के रखी है, हो सकता है आपको ज्यादा भी वैल्यू मिले और कम भी। इट इज assumed that each assets of balance sheet may be converted into cash at its book value, ठीक है। कोई भी अगर असेट्स है बैलेंस शीट में उसको अगर कैश में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर फुली ऑनरिंग द बिजनेस लाइबिलिटी, तो जो कैश मिलता है वो होता है इक्विवेलेंट टू नेटवर्थ। द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू मीट इट्स लाइबिलिटी वुड डिपेंड अपॉन द रियलाइज वैल्यू ऑफ इट्स असेट्स, ठीक है। एक कंपनी की उसकी लाइबिलिटी को कंप्लीट करने की क्षमता कैसे बताई जाएगी कि आपने जो असेट्स की रियल वैल्यू कितनी प्राप्त की, ठीक है। फिर होता है एक मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स होता है जो मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का वो। द मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर इक्विटी ऑफ कंपनी इज टर्म एज मार्केट कैपिटलाइजेशन, is computed as market price per share multiply by total number of outstanding shares, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या है कि शेयर की आज प्रेजेंट वैल्यू मार्केट में क्या चल रही है और मार्केट प्राइस पर शेयर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो क्या निकल आता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। The market value of share depend upon host of factor like expected performance of companies, market sentiment, liquidity and amount। तो मार्केट प्राइस भी बहुत सारी चीजों में डिपेंड होता है, ठीक है। फिर होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू को अगर समझना है तो बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई एक कंपनी है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई आज के डेट में एक आईटीसी जैसे एक कंपनी है और सेम वैसी नई कंपनी अगर अपने को बनानी है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम प्लांट, सेम प्रोडक्ट के साथ, तो आज के टाइम में उस कंपनी को बनाने में कितने खर्चे होंगे या कितनी वैल्यू आएगी, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? बहुत ही चैप्टर 2 और 3 में बहुत ज्यादा बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बी श्योर कि आपको सभी चीजें क्लियर हो। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां से भी क्वेश्चंस आता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स, ठीक है। Warren Buffett defined the intrinsic value. It is discounted value of cash that can be taken out of business during its remaining life. The intrinsic value of equity share is the discounted value of its future value benefit to the investor. Investing in equity is about estimating its intrinsic value and paying price today to earn the future value. तो किसी भी इक्विटीज में जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को जानकर ही किया जाना चाहिए,
ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर थ्योरेटिकल अगर डेफिनेशन देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है। अब मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको याद रखिएगा, इसको अपन डिटेल में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? अगर अपन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट नोशन, वैल्यू एंड प्राइस। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ कंपनीज। ठीक है। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द शेयर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट। तो मार्केट प्राइस क्या है कि जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। टेकिंग इनटू अकाउंट सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग वेरियस एस्टिमेट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। Intrinsic value may be equal to market value, less than market value, and more than market price at any point in the time. If the intrinsic value perceived to be more than market value, the script is said to be undervalue. ये याद रखिएगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो जो स्क्रिप्ट है वो अंडर वैल्यू है, यानी कि इसमें अपन बाय कर सकते हैं। इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज perceived टू बी लेस देन मार्केट वैल्यू तो उसको क्या कहेंगे? ओवर वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो ओवर वैल्यू। द गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू बाय अंडर वैल्यू शेयर एंड सेल ओवर वैल्यू वन। ठीक है। किसी भी इन्वेस्टर का ये रहता है कि जो अंडर वैल्यू उसको बाय करें और ओवर वैल्यू को सेल करें। लेकिन ये थ्योरेटिकल लिखा हुआ है ना, ये सब फैक्टर अपन इन्वेस्टमेंट के टाइम में देख सकते हैं और यहां से क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू से। ठीक है। बट रिमेन टफ टू मेक दिस इवेल्यूशन करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली व्हाट इज बीइंग प्राइस इफ द अननोन फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो केवल इनका ये कहना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू बस देखने से हम किसी भी किसी भी इवेल्यूशन को करेक्टली और कंसिस्टेंटली नहीं नाप सकते। Equity investment require identify exploiting inefficiency and is not amenable to mathematical formula. Qualitative factor that assess future potential of company based on factors such as quality of management, market strategy, financial capability, and such make equity investor an art as well as science. ठीक है, बहुत सारी चीजें इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जिन्हें अपने को देखकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट वेयर एस्टिमेट आर मेड एंड एक्टेड अकाउंट थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर फीचर है सोशल इकोसिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। तो स्टॉक मार्केट में ह्यूमन बिहेवियर्स का भी या ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। Market capitalization is the amount of money required to buy an entire company at its current market price. It is computed as market price per share of company multiplied by total number of outstanding shares. तो किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकालना है
तो उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैप उसकी निकल जाती है। यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आता है, इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और वो करंटली ट्रेड कर रहा है 20 रुपीज में, तो उसका टोटल मार्केट कैप कितना हो गया 20 लाख। विथ चेंज इन इक्विटी प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी चेंज कंटिन्यूअसली। ठीक है। ट्रेडेड स्टॉक आर ऑफन कैटेगराइज बाय मार्केट कैप। ब्लू चिप स्टॉक रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी भी होती है और इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर दोनों को अट्रैक्ट करता है। मिड कैप जो कंपनी होता है उसमें गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी होती है और मीडियम साइज होता है। स्मॉल कैप होता है छोटे साइज का और इसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। देयर इज नो स्पेसिफिक साइज फॉर कट ऑफ लार्ज मिड कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप। ठीक है। मार्केट कैप इज ऑल्सो यूज एज इंडिकेटर ऑफ साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ कंपनी। ठीक है। द रेशो ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी इज रिलेवेंट मेजर फॉर द पर्पस, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। और ब्लू चिप स्टॉक क्या आते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कई बार यहां से भी क्वेश्चंस आया है। अब नेक्स्ट होता है इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। तो enterprise value refer to the overall value of business. Since the business is funded by various source of capital, it is computed as the sum of value of total capital employed in the business. तो enterprise value का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहां से कईयों बार थ्योरेटिकल नहीं तो मैथमेटिकल्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो ईवी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस वैल्यू ऑफ प्रिफरेंशियल कैपिटल प्लस डेप्ट माइनस कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ईवी एंटरप्राइज वैल्यू यहां से निकल जाती है, तो इसको याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद होगा। द वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी बेस्ड ऑन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फेयर मार्केट वैल्यू फॉर अनलिस्टेड एंड सिक्योरिटीज एंड बैंक डेब्ट, एनालिस्ट में यूज द बैलेंस शीट। ठीक है। फेयर वैल्यू निकालना है तो कई बार एनालिस्ट क्या होता है, बैलेंस शीट को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट में कॉमन इक्विटी कितने का है, प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, डेप्ट आउटस्टैंडिंग, कैश एंड इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां से अगर आप अपन को इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करेंगे, द पूरा पढ़ लीजिए। द कंपनी कॉमन इक्विटी कंप्रोमाइज 10 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू 10 एंड करंट मार्केट प्राइस 340। The preferred share and debt are unlisted, shown as amortized cost. Financial investment are shown at fair value. तो मार्केट कैप यहां निकल गया 34 करोड़ प्लस 8.5 यानी प्रिफरेंशियल कैपिटल प्लस 6.4 यानी डेप्ट आउटस्टैंडिंग माइनस कैश इक्विवेलेंट माइनस फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जैसा ये फॉर्मूला में दिया है। तो इंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पे निकल गया 45 करोड़। ये एक बार ऐसे देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा, इसको बना के देखिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी में या तो नॉर्मल फॉर्मूले में ही दे देगा और 1 नंबर 2 नंबर्स के भी आते हैं कई बार। इसी में से 2 क्वेश्चन दे दिया, जैसे मार्केट कैप निकालो और एक फॉर्मूला दे दिया ईवी निकालो, या ईवी दे देगा तो बाकी को कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना होगा ये निकाल लो, या कुछ भी इस टाइप से घुमा के दे सकता है। अब अर्निंग क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं अर्निंग, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। अर्निंग आर प्रॉफिट इन बिजनेस, अर्निंग कैन बी डिफाइंड एट वेरियस लेवल। नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी ओनर्स। Earning before interest and tax are available to serve both equity and debt holder. Earning before interest, tax, depreciation and amortization is the earning available to business to replace its assets over a period of time. So earning of previous year are called historical earning.
जो प्रीवियस ईयर्स की अर्निंग है उसको हिस्टोरिकल अर्निंग बोलते हैं। ये एबिटा और एबिट इसको अपन अच्छे से देखेंगे अभी आगे, इसका केवल ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। ट्रेलिंग अर्निंग रिफर टू अर्निंग ऑफ लास्ट फोर फोर क्वार्टर। तो ट्रेलिंग क्या हुआ, लास्ट चार चार क्वार्टर की अर्निंग। अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन आर फॉरवर्ड अर्निंग। फॉरवर्ड अर्निंग यानी फ्यूचर के जो अपन प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो फॉरवर्ड अर्निंग्स में आते हैं। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर्स। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बिलोंग टू शेयर होल्डर। ये तो अपने को पता ही है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के होते हैं। नेट अर्निंग पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईपीएस निकालना है तो कितना सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट मान लीजिए 10 लाख है और आउटस्टैंडिंग शेयर है 2 लाख, तो ईपीएस कितना हुआ 5 रुपीज। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इजी है। ईपीएस निकालने को देगा, या तो ईपीएस दे देगा और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दे देगा और बोलेगा नेट प्रॉफिट निकालो, तो यहां निकल जाता है ये। डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। तो फेस वैल्यू के परसेंट में डिक्लेयर होता है, जैसे 40% डिक्लेयर बाय द कंपनी इंटू डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर और फेस वैल्यू 10। तो 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है और 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि 4 रुपीज पर शेयर इज डिविडेंड। डिविडेंड पर शेयर हुआ 4 रुपीज। फिर नेक्स्ट होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस टू अर्निंग रेशो और पी रेशो मेजर द प्राइस दैट मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर अर्निंग ऑफ कंपनी। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशो मीन्स मेजर द प्राइस दैट मार्केट, मार्केट वाले पे करने को तैयार है जितना अर्निंग हो रहा है कंपनी, यानी कि कितनी अर्निंग के लिए कितना मार्केट पे करने को तैयार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस टू अर्निंग निकालना है तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यहां से प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल आता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अपन ने देखा कैसे निकालते हैं, और मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो P is refers to as a multiple of per rupees of earning. When one refer to stock trading and P multiply of 12, it means stock is trading at 12 time its earning. अपने अर्निंग के 12 टाइम चल रहा है, यानी कि 12 है इसका। P मल्टीप्लाई बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अर्निंग इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। प्राइस चेंज डायनेमिकली while the report earning is updated every quarter। तो प्राइस भी इसका चेंज होते रहता है, अर्निंग भी इसकी चेंज होती रहती है, तो पी जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। प्राइस टेंड टू मूव इवन आफ्टर हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर इज नोन। इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट अर्निंग ऑफ फर्म विल ग्रो, द मार्केट इज विलिंग टू पे हायर मल्टीपल पर रुपीज। अगर कम मार्केट को लगता है कि इसकी अर्निंग फ्यूचर में ग्रो होने वाली है, तो उसका जो पी होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पे करने को तैयार होते हैं। Therefore, prospective PE, how much the current price is the discount the future earning। ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि एक XYZ कंपनी है, वो 20 टाइम चल रही है इट्स 2014 अर्निंग। ठीक है, बट इट इज स्टिल अबाउट 15 टाइम द 2015 अर्निंग। तो 20 टाइम चल रहा था 2014 की अर्निंग के अनुसार, लेकिन 2015 में वो अपनी अर्निंग के 15 टाइम चल रहा है। There are saying it's is that growth in EPS is likely to be high. Therefore, the current high P based on historical number may not be the right one. तो P जो है उसके केवल उसी के अनुसार अपन ट्रेड नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, लेकिन अपने को यहाँ से बहुत अच्छा डेटा निकल आता है कि जिसकी P जितनी हाई होती है, यानी कि वो उतना ज्यादा शेयर वो कॉस्टली है। ठीक है। Most publication and reports show P using historical earning number from latest quarterly report। ठीक है।
estimate future earning are not widely available or they may vary. Sub publication report consensus view of prospective earning. It is common to look at the PE multiple of index to God if the market is overvalued. अपन क्या करते हैं, इंडेक्स का पी चेक करते हैं, अगर मार्केट ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है, द पी मल्टीप्लाई मूव हायर व्हेन प्राइस रन अहेड ऑफ अर्निंग नंबर. अपने अर्निंग नंबर से ऊपर चल रहा है तो पी हाई चलेगा, ठीक है. एंड मार्केट इज विलिंग टू पे मोर एंड मोर पर रुपीज ऑफ अर्निंग. व्हेन मार्केट करेक्ट एंड अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर अर्निंग, पी ऑल्सो ड्रॉप. A value investor who like to pick up stock when they are cheap may be interested to purchase when PE lows. तो कोई भी अच्छा इन्वेस्टर का क्या देखता है कि जब उसका पीक लो है तब उसको खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि उस समय वो चीप चीप या सस्ते में अवेलेबल रहता है. तो यहाँ लिखा है एनालिस्ट ऑल्सो कंपेयर द पी ऑफ कंपनी विथ अनदर टू चेक द रिलेटिव वैल्यू. पी मल्टीपल ऑफ स्टेबल लार्जर एंड वेल नोन कंपनीज to be higher than P multiple the market willing to pay for another smaller. ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, केवल पी के भरोसे अपन इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे सकती, या अपना केवल रिसर्च पी अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते. यहाँ पे ये कहने का मतलब है. यहां तक क्लियर हुआ सर आप लोगों को? थोड़ा सा डिफिकल्ट है पी रेशोज, अगर अपन कॉमर्स से फैमिलियर नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस या इसमें से पूछता है कि पी रेशो निकालो, या पी रेशो दे देगा, अर्निंग पर शेयर दे देगा, मार्केट प्राइस निकालो. तो अगर अपने को केवल इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ ले तो भी समझ में आ जाता है कि कैसे निकालना है. जैसे 12 टाइम दिया है, अर्निंग पर शेयर दिया है, तो 12 इंटू अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाता है. थोड़ा सा इसमें से घुमा फुरा के ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा. फिर होता है प्राइस टू सेल रेशो. प्राइस टू सेल रेशो इज द वैल्यूएशन रेशो दैट मेजर द प्राइस इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपीज ऑफ सेल. ईच रुपीज के सेल में इन्वेस्टर कितना पैसा देने को तैयार है, उसको निकालते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो से. तो प्राइस टू सेल्स रेशो का फॉर्मूला है करेंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल पर शेयर. ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नेट सेल, इससे भी निकल आता है. तो पीएस रेशो बहुत इजी है, पर रुपीज के सेल पे इन्वेस्टर कितना पैसा देने को तैयार है, तो प्राइस टू सेल रेशो से आ जाता है. ठीक है, एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है. प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशो टू फाइंड प्राइस रिलेटिव टू द वैल्यू. द प्राइस टू बुक वैल्यू मेजर अ कंपनी करेंट मार्केट प्राइस विज़ इट्स बुक वैल्यू. तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है किसी शेयर का और उसकी बुक वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर किया जाता है. कि प्राइस टू बुक वैल्यू में यही कंपेयर किया जाता है कि करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और उसकी बुक वैल्यू कितनी. तो बुक वैल्यू अपन ने देखा था कैसे निकालते हैं, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. ठीक है, द बुक वैल्यू इज द अकाउंटिंग वैल्यू पर शेयर. ठीक है, ये अपन ने लास्ट में भी देखा था, इसको फिर रिवीजन कर रहे हैं अपन. इट रिप्रेजेंट द नेटवर्थ पर शेयर. An important limitation to number is that most asset on book value of company are sold at historical cost less depreciation, not their real value. तो बुक वैल्यू में रियल वैल्यू नहीं होती ना, बुक वैल्यू होती है, बस वो थ्योरेटिकल होता है. तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर कंपनी का निकालना है तो कैसे निकलेगा, इक्विटी कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दिया है, करंट मार्केट प्राइस दिया है. तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगा, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर. तो नेटवर्थ कितना हुआ, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो 60, और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है तो 6 लाख, तो 10 रुपीज आया बुक वैल्यू. ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है तो करंट मार्केट प्राइस कितना है 20 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 10, तो 2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू चल रहा है. देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है ना.
इसको देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू। अब ये देख लेते हैं लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डीवीआर। टाटा मोटर्स डीवीआर सुना होगा आप लोगों ने। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डेप्थ मार्केट का देखेंगे, तो डीवीआर बस देख लीजिए एक बार। डीवीआर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेयर ऑफ कंपनी, लेकिन डीवीआर में क्या नहीं होता, कैरी लेस वन वोटिंग राइट पर शेयर, यानी कि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। सच इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल फॉर इशूअर हु विश टू राइज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग वोटिंग राइट। तो अपने वोटिंग राइट को डाइल्यूट नहीं करना चाहते और पैसे भी मार्केट से उठाना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया है। Investor who wish to invest only for dividend and capital appreciation are not really bother about voting right and they share। तो जो इन्वेस्टर चाहते हैं उनको डिविडेंड मिले, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलते रहे, वो लोग ज्यादा नहीं सोचते वोटिंग राइट के बारे में, इवन रिटेलर्स भी। ठीक है। डीवीआर टिपिकली ट्रेड एट सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जब भी कोई शेयर्स होता है वो डीवीआर के नाम से ही लिस्टेड होता है। अब इसके रूल्स क्या हैं? द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी टू इशू सच शेयर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इंक्लूडिंग दिस इंक्लूड डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10% ओवर द प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो कम से कम 10% डिविडेंड देना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। और द शेयर सेल नॉट एग्जिस्ट 25% ऑफ टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। तो 25% से ज्यादा पोस्ट इशूड पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो दो टाइप्स के डिविडेंड जो डीवीआर जो मार्केट में इशूड है, वो है पेंटालून का डीवीआर जो अब बंद हो गया शायद, फ्यूचर कंपनी जो थी, फ्यूचर बाजार, बिग बाजार। लेकिन टाटा मोटर्स का डीवीआर डीवीआर अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके रूल याद रखिएगा। डीवीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भले ये लग रहा होगा कि सर 4 नंबर का तो 4% का आता है, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये सब चैप्टर समझ में नहीं आएंगे ना तो आगे की चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएगी।